हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका इस वीडियो में। कटारिया फार्मेसी ने अपना डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स लॉन्च कर दिया है और इस कोर्स के सारे वीडियो लेक्चर्स आपको हमारे कटारिया फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे मिलने वाले हैं और इनके जो वीडियो लेक्चर के नोट्स रहेंगे वो आपको हमारे कटारिया फार्मेसी के ऐप पे मिलेंगे, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कोर्स के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फार्मास्यूटिक्स के अंदर आपको ड्रग के फॉर्मुलेशंस यानी ड्रग कैसे बनता है, उस मेडिसिन में कौन कौन से ड्रग होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ ड्रग के क्वालिटी कंट्रोल क्या क्या उनके स्टैंडर्ड्स रहने वाले हैं और जितने भी फॉर्मुलेशंस होते हैं ना, इन सब के बारे में हम लोग इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा रहने वाला है फार्मास्यूटिक्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है इसका इंट्रोडक्शन का, जिसके अंदर हम फर्स्टली पढ़ेंगे आज हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी की जो फार्मेसी अभी जो चल रही है करंटली उसकी क्या हिस्ट्री थी, कैसे वो इंडिया में आई, कैसे इंट्रोड्यूस हुई और क्या क्या ऐसे एक्ट बने जिसने इस फार्मेसी की फील्ड को डेवलप करवाया। तो इन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होती है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इंडिया, आज का पहला चैप्टर है। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि फार्मेसी होती क्या है। देखिए, फार्मेसी बेसिकली मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो वो एजुकेशन या वो नॉलेज जिससे आपको ये पता लगे कि दवाई बन कैसे रही है, उसको स्टोर कैसे करेंगे, क्या क्या प्रिकॉशन हमें रखने होते हैं, किस तरीके से उसे डिस्पेंस करेंगे यानी किस तरीके से हम उसे पेशेंट को देंगे, कैसे वो यूज करेगा और इन सब का प्रॉपर तरीके से ये सारे काम कैसे होते हैं, इन सभी की नॉलेज को, इन सभी की स्टडी को फार्मेसी कहते हैं। तो देखिए, यही यहाँ पर दी गई है इसकी डेफिनेशन कि फार्मेसी इज द साइंस, वह है विज्ञान एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिसिन की मेडिसिन का प्रॉपर यूज कैसे होता है उसके बारे में ये है। हिंदी के अंदर हम देख सकते हैं कि फार्मेसी वह विज्ञान एवं कला है जिसके अंतर्गत औषधियों का निर्माण किया जाता है और उनका संयोजन यानी कंपाउंडिंग और रोगियों को वितरण यानी कैसे पेशेंट्स को दवाई दी जाती है तथा औषधियों के उचित उपयोग का अध्ययन किया जाता है, ये ही हमारी फार्मेसी होती है। ये इसकी डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल है। इसका एक एग्जांपल भी है, देखिए हम देखते हैं कि कैसे एक डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर तो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है, लिख कर देता है, बट जो फार्मासिस्ट होता है वो उस मेडिसिन को प्रिपेयर करता है और उसके साथ वो पेशेंट को देता भी है, मतलब दवा बनाकर पेशेंट को देगा कि आपको ऐसे ऐसे लेनी है, ऐसे बताई गई है। तो फार्मासिस्ट का ये रोल होता है। इससे फार्मासिस्ट की इंपॉर्टेंस भी बताई गई है, आगे हम अच्छे से देखते हैं। चलिए हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी के बारे में पढ़ेंगे। द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया वेरी एंशिएंट, बहुत ही पुरानी, मतलब जो अभी फार्मेसी चल रही है ना, अभी जो दवाइयों वाला सिस्टम चल रहा है ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, बट इससे पहले भी इंडिया में फार्मेसी थी, बट वो किसी और नाम से थी। पहले हमारा आयुर्वेदा चलता था और आयुर्वेदा के अंदर ही ये फार्मासिस्ट वाले काम होते थे। जैसे बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फार्मेसी के डेवलपमेंट से पहले एक वेल स्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल सिस्टम था इंडिया के अंदर मेडिसिन के लिए, और उस सिस्टम का नाम था आयुर्वेदा, सिद्धा और हमारा उनानी। ये तीन सिस्टम चलते थे जो बेसिकली डिफाइन करते हैं कि कौन कौन से हमारे मेडिकेशन के सिस्टम्स थे पुराने टाइम पे। तो दी सिस्टम्स लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न फार्मेसी। अभी जो फार्मेसी करंटली चल रही है, जो मॉडर्न फार्मेसी है आज की फार्मेसी, तो उसकी जो एजुकेशन होती है और उसके जो प्रैक्टिस हम फार्मासिस्ट करते हैं और इंडस्ट्रीज में कैसे मेडिसिन प्रिपेयर होती है, इन सब का एक बेस जो बनता है ना, वो हमारे ओल्ड टाइप के ट्रेडिशनल जो मेथड्स थे उनके बेसिस पर ही है। तो उसी से ये सब लिया गया है और जो पुरानी ट्रेडिशनल फार्मेसी है वही आज की मॉडर्न फार्मेसी की डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो देखिए, एंशंट और ट्रेडिशनल एरा यानी लगभग 5000 साल पहले ना आयुर्वेदा चला करता था। आपने देखा होगा कि पुराने टाइम के जो राजा महाराजा, मतलब राजा महाराजा भी 5000 साल पहले तो कहाँ थे, और भी जो पुराना टाइम था जब ऋषि मुनि हमारे देवता वगैरह थे, उस टाइम आयुर्वेदा चला करता था। ये सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है मेडिसिन का जो इंडिया के अंदर था, है ना। इसके बाद इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आते हैं कुछ हमारे, वो रहने वाले चक्र संहिता। आयुर्वेदा के अंदर था एक चक्र संहिता। इसके अंदर क्या होता था कि जो भी प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, पेड़ पौधे, कुछ जड़ी बूटियां होती है, तो ये जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं ना, इनकी स्टडी करते थे, इनके बारे में, इनके आइडेंटिफिकेशन, इनकी प्रॉपर्टीज, उस सब के बारे में एक ग्रंथ लिखा गया था और उस ग्रंथ का नाम था चक्र संहिता और उसके अंदर ही इन सब के बारे में बताया गया था। ये देख सकते हो, डिस्क्राइब्स मेडिसिनल प्लांट्स फॉर्मुलेशन एंड थेरेप्यूटिक यूजेस, यानी थेरेपी कैसे होती है उसके बारे में। अगला है हमारा सुश्रुता संहिता। ये एक और ग्रंथ था जिसके अंदर सर्जिकल प्रोसीजर्स, कट वगैरह लग जाते हैं या किसी को चोट लग गई, किसी को सर्जरी की जरूरत पड़ गई, तो उसके अंदर इसका यूज होता है। अब
उसके अलावा आप देखोगे जो मेडिसिन प्रिपरेशन की कैसे कैसे दवाइयां बनती है उसके बारे में भी इसमें बताया गया था, किसके अंदर, ये सुश्रुता संहिता के अंदर। इसके बाद हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल, जैसे नीम होता है हमारा, नीम, तुलसी और टर्मरिक, ये मेडिसिनल प्लांट्स है। कैसे हैं, इनके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक और एंटी इंफ्लामेटरी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो इनको मेडिसिनल प्लांट्स बनाती है ना। तो इन जो प्लांट से जो मेडिसिन बनती है और जो ये इनसे मेडिसिन बनाने का जो तरीका होता है ना, ये आयुर्वेदा ने ही ओरिजिनेट किया था, ये आयुर्वेदा से ही आया था और ये सारी चीजें आयुर्वेदा के इन ग्रंथों में लिखी हुई है ना। इसके बाद हम देखते हैं सिद्धा सिस्टम, जो हमारा नेक्स्ट सिस्टम चलता है आयुर्वेदा के बाद, वो था सिद्धा सिस्टम। अब ये आयुर्वेदा तो काफी पुराना टाइम का था, अब उसके बाद जो हुआ सिद्धा सिस्टम डेवलप हुआ। अब ये क्या होता था, जो साउथ इंडिया है ना उसके रीजन्स में बहुत ज्यादा होता था कि वहां के लोग क्या करते थे, मेडिसिनल प्लांट्स के साथ साथ मेटल्स का भी यूज करते थे। जैसे हमारा मरकरी या मान लो, सल्फर मान लो, आयरन और एल्यूमिनियम हो गया, इन मेटल्स का यूज करते थे एक एक्सटेंसिव लेवल पे और उससे मेडिसिन प्रिपरेशन करते थे, वो काफी इफेक्टिव होती थी। जैसे यहाँ इसकी डेफिनेशन देख सकते हो, द सिद्धा सिस्टम वाज मेनली पॉपुलर इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में था। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एंशिएंट टाइम पर कौन सा सिस्टम ऐसा था जो साउथ इंडिया में फेमस था, तो उसके अंदर आप बता सकते हो कि सिद्धा सिस्टम। इट इन्वॉल्व एक्सटेंसिव यूज ऑफ मिनरल्स एंड मेटल्स इन ड्रग प्रिपरेशन। दवाई बनाने में मिनरल्स का और मेटल्स का काफी यूज किया जाता था। जैसे इसका एग्जांपल है मरकरी एंड सल्फर बेस्ड प्रिपरेशंस, इनका यूज किया जाता है। इसके बाद हमारा जो थर्ड सिस्टम है वो हमारा रहेगा उनानी सिस्टम। तो उनानी सिस्टम वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग मुगल पीरियड। अब जो मुगल्स इंडिया में आए थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, तो उनके टाइम पर एक ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ जिसको इन लोगों ने उनानी सिस्टम के नाम से बताया। तो इसने काफी डोजेज फॉर्म्स के अंदर कंट्रीब्यूट किया है। अब जैसे मैं आपको बताऊं मेनली इसके अंदर क्या होता था कि अलग अलग डोज फॉर्म बनाते थे। अब इसके अंदर मैं बताऊं, आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन इन्होंने बनाए थे, अरिस्थास, अस्वास और माजुन्स। अब ये बेसिकली क्या थे, ये लिक्विड डोसेज फॉर्म्स थी। जो लिक्विड होता है ना, उस टाइप की लिक्विड डोसेज फॉर्म्स थी। उनका प्रिपरेशन इस टाइम के दौरान किया गया इंडिया के अंदर। ड्यूरिंग दिस टाइम इंडिया के अंदर ये सब प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। इससे पहले सिर्फ सॉलिड डोसेज फॉर्म्स ही चला करती थी। जैसे मुगल्स के टाइम ये यूनानी सिस्टम डेवलप हुआ तो इन्होंने लिक्विड डोसेज फॉर्म भी इंट्रोड्यूस करवाई इंडिया के अंदर। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे इन एंशिएंट टाइम्स देयर वर नो सेपरेट फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट नहीं थे अलग तरीके से पहले, मतलब जो डॉक्टर होता था वही फार्मासिस्ट होता था। मेडिसिन वर प्रिपेयर्ड एंड डिस्पेंस्ड बाय फिजिशियंस देमसेल्व्स। जो पेशेंट को डायग्नोस करते थे, जैसे जो डॉक्टर थे पहले के टाइम, हकीम जिनको बोलते हैं या ऋषि मुनि जो भी रहते थे, वही पेशेंट को देखते थे, उनके हिसाब से दवाई बनाते थे, खुद से बनाते थे दवाई और खुद ही दवाई देते थे पेशेंट को। पूरा ट्रीटमेंट मतलब एक अकेला इंसान ही करता था। तो ये था, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हो इसको, है ना। अब देखते हैं, जैसे प्री इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड था ना, जब आजादी से पहले जो भी टाइम था इंडिपेंडेंस के पहले, उस टाइम पर जो हमारी फार्मेसी है उसका क्या स्टेटस था। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ एलोपैथी, सबसे पहले एलोपैथी का इंट्रोडक्शन हुआ। जो मॉडर्न मेडिसिन आप आई है ना, उसका इंट्रोडक्शन हुआ। डायरेक्ट ड्रग्स से मेडिसिन बनाने की जो प्रोसेस होती है मॉडर्न फार्मेसी के अंदर होती है, उस मॉडर्न मेडिसिन का इंट्रोडक्शन हुआ इंडिपेंडेंस से पहले। उस टाइम ब्रिटिशर्स का रूल था, तो ये एलोपैथी इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाई गई। जैसे ड्रग इंपोर्ट सिस्टम था, पहले ड्रग इंपोर्ट सिस्टम था। मोस्ट मेडिसिन वर इंपोर्टेड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटिशर्स का रूल था, तो यूनाइटेड किंगडम से ही ड्रग्स इंपोर्ट करवाई जाती थी और अदर कुछ फॉरेन कंट्रीज से भी करवाई जाती थी। इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही कम होती थी, मेजरली इंपोर्टिंग का ही काम होता था। तो वेरी लिटिल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग वाज डन इन इंडिया। इसके बाद देखेंगे, इसका एग्जांपल है जैसे एंटीबायोटिक्स जो होती थी और एनाल्जेसिक्स, जो ऐसी मेडिसिन जो ट्रीटमेंट के अंदर यूज होती है ना, ये सब मोस्टली बाहर से इंपोर्ट करवाई जाती थी। इंडिया में इनका कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं था। इसके बाद देखते हैं कि कंडीशन ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस, कि फार्मेसी की प्रैक्टिस है उसकी क्या कंडीशन थी उस टाइम पर। फार्मेसी प्रैक्टिस वाज अनऑर्गेनाइज्ड, अनियमित रूप से अव्यवस्थित थी उस टाइम पर, मतलब फार्मेसी की प्रैक्टिस थी ही नहीं। मेडिसिन वर सोल्ड बाय अनट्रेन्ड पर्संस, कोई भी आदमी औषधियां बेच देता था। पहले ऐसा होता था कि जैसे पेड़ पौधे, औषधियां, इन जड़ी बूटियां जंगलों में पाई जाती है, तो कोई भी तोड़ लाता था, कोई भी बेच देता था, ऐसे लगता था। बेसिक और फॉर्मल एजुकेशन किसी के भी पास नहीं थी, ऐसे ही कोई भी इंसान दवाइयां बेच रहा होता था उस टाइम पर।
इसके बाद इन सब चीजों से क्या हुआ कि एक रेगुलेशन की नीड पड़ी, मतलब इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि अनऑर्गेनाइज प्रैक्टिस से ये सारी चीजें हुई कि मतलब कोई भी इंसान बेच दे रहा है और उसका प्रॉपर यूज नहीं हो पा रहा है, तो इस चक्कर से इन सब की नीड पड़ी। और क्या क्या हुआ कि ट्रेंड फार्मासिस्ट होते हैं उन सब की जरूरत महसूस हुई लोगों को, कि ट्रेंड फार्मासिस्ट होने चाहिए जिनको प्रॉपर नॉलेज हो और वो प्रॉपर तरीके से मेडिसिन दे सके। फार्मेसी की एजुकेशन, मतलब ये दवाइयों वगैरह की एजुकेशन की जरूरत पड़ी। लीगल कंट्रोल ओवर ड्रग सेल एंड वॉज स्ट्रांगली फेल्ट, लोगों को ये महसूस हुआ कि अब ड्रग्स के जो सेल्स होती है उन पे कंट्रोल करना चाहिए, उनको किसी पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद दिस लेटर लेड टू डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी लॉज एंड ऑर्गेनाइज फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया। उसी से बाद में इंडिया के अंदर एक प्रॉपर सिस्टम बना जिससे दवाइयां बेची जा रही है, और जो भी एजुकेशन का सिस्टम अभी स्टेब्लिश है ना, ये सब इन चीजों की वजह से ही हुआ है, जब पहले लोगों को जरूरत महसूस हुई उसके बाद ही। इसके बाद देखते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड एंड फार्मेसी एजुकेशन, कि इंडिपेंडेंस के बाद में जो फार्मेसी है उसका क्या स्टेटस था उस टाइम पे। जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस फार्मेसी इन इंडिया स्टार्टेड डेवलपिंग ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। धीरे धीरे लोगों ने कदम उठाना स्टार्ट किए, जैसे जैसे धीरे धीरे चीजें होती गई तो सिस्टमेटिक तरीके से और एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर ये डेवलपमेंट धीरे धीरे चलता रहा। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, अब फार्मेसी एजुकेशन का इंट्रोडक्शन हुआ 1932 में। यहाँ पर ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि देखिए, जो एम एल श्रोफ एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू के अंदर हमारे एक प्रोफेसर थे एम एल श्रोफ, उन्होंने 1932 के अंदर फार्मेसी एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया इंडिया के अंदर, और इन्होंने सबसे पहले फार्मेसी एजुकेशन लाई इंडिया में। तो इनको फार्मेसी, फादर ऑफ फार्मेसी के नाम से जाना जाता है इंडिया के अंदर, इनको फादर ऑफ फार्मेसी से जाना जाता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है ना। अब यही पॉइंट है कि प्रोफेसर एम एल शोफ इज नोन एज द फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। अब ड्रग रेगुलेशन, देखिए ड्रग रेगुलेशन और कुछ ऐसी चीजें हुई जब इंडिया के अंदर ये धीरे धीरे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, तो काफी एक्ट लाए गए, मतलब नए नए लॉज लाए गए जिससे डेवलपमेंट होता चला गया। तो अब हम दो चार पांच जितने मेजर मेजर जो एक्ट्स थे ना उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे 1940 के अंदर पहला एक्ट आया, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। तो उससे क्या हुआ, ये इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स ड्रग कॉस्मेटिक्स इन सब पे ध्यान दिया गया। इंपोर्ट जैसे बाहर से जो ड्रग्स आ रहे थे उनके ऊपर ध्यान दिया गया कि कितने आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं ऐसा, और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की गई और ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन, उनको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ये सब होती गई, और सेल्स पे भी ध्यान दिया गया। इसके बाद इसका मेन पर्पज यही था कि जो ड्रग्स बन रहे हैं इंडिया में या आ रहे हैं उनकी टॉप नॉच क्वालिटी रहे, वो सेफ रहे लोगों के लिए, और एफिकेसी यानी एफिशिएंट रहे, मतलब असरदार रहे, काम करे। तो इन सब चीजों का ध्यान रखने के लिए ये एक्ट लाया गया था। और इसके बाद अगला एक्ट आया 1948 के अंदर, फार्मेसी एक्ट आया 1948 के अंदर लाया गया एक्ट। और इससे क्या हुआ कि जो भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि रेगुलेशन ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, कि इंडिया के अंदर फार्मेसी की एजुकेशन अब स्टार्ट की जाए, और रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, कि जो लोग एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे उनको फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्टर करवा दिया जाए। ये इनका मेन पर्पस था और वो हुआ। कंट्रोल ओवर फार्मेसी प्रैक्टिस, जो फार्मेसी होती है उसकी प्रैक्टिस, जो भी लैब्स वगैरह में ड्रग प्रिपरेशन, जो भी हमारे फार्मासिस्ट बन रहे हैं उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो सके और वो अच्छे फार्मासिस्ट बन सके, इस पे काम किया गया। अब इसके बाद अगला एक्ट आया 1950 के अंदर, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेसी कोर्सेज। इसके अंदर फार्मेसी के अलग अलग कोर्सेज को लॉन्च किया गया। अब ये कोर्स इंट्रोड्यूस करा गया, इसने 3 कोर्स लॉन्च करवाए। आप अभी तो हम ये सब जानते हैं, पर उस टाइम पर ये 3 कोर्स आए थे जो आज भी चल रहे हैं। ये हमारा डिप्लोमा इन फार्मेसी है जो कि 2 साल का कोर्स होता है, जो कि आपका अभी चल रहा है ना। एक बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है जो 4 साल का कोर्स होता है, इसमें एजुकेशन की डिग्री भी मिलती है। और बैचलर ऑफ फार्मेसी आप कर लेते हो तो उसके बाद आपको एक मास्टर ऑफ फार्मेसी अगर आप करना चाहो तो 2 साल का एक और कोर्स होता है, वो भी आप कर सकते हो। और अब ऐसा हो रहा है कि हो सकता है आने वाले टाइम पर इंडिया के अंदर एक नया कोर्स और आ सकता है, उस पर भी काम चल रहा है, वो फार्म डी के नाम से आएगा, और मतलब डॉक्टरेट इन फार्मेसी। उससे क्या है, ये क्लिनिकल प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। और क्लिनिक प्रैक्टिस जैसे होगी कि वो एक नॉर्मल फिजिशियन की तरह पेशेंट्स को देखकर दवाइयां भी दे पाएंगे। दीज कोर्सेज हेल्प्ड इन प्रोड्यूसिंग ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, इनका ये मदद हुआ, इनसे ट्रेंड और प्रोफेशनल फार्मासिस्ट बने। इसके बाद हम देखते हैं कि रेगुलेटरी बॉडीज, अब ये जो काम सारा हुआ
ये ऐसे तो हुआ नहीं कि गवर्नमेंट ने कर दिया हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेटरी बॉडीज बनाई, ऐसी फाउंडेशन या ऐसी फर्म्स बनाई जो ये सारा काम संभालती थी। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी फर्म्स थी जो फार्मेसी को इंडिया में संभालती थी। द फॉलोइंग आर द बॉडीज वर एस्टैब्लिश्ड टू मेंटेन एजुकेशन स्टैंडर्ड। देखिए इसमें मेन तो हमारा पीसीआई है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो मेन बॉडी है जो रेगुलेट करता है फार्मेसी एजुकेशन को और उसके प्रोफेशन को, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। दूसरी है हमारी AICTE, ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये है। तो इससे क्या होता था, जैसे जो भी लैब इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके अंदर सारी टेक्निकल चीजें होती है, उन सब का जो स्टडी का जो ध्यान रखा जाता था वो AICTE रखता था। अब अगला है हमारा UGC, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को देखता था, जैसे जो प्रोफेसर है जो टीचिंग करना चाह रहे हैं या जो आगे और यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, उन सब का ध्यान रखता था हमारा UGC। अब PCI इज द मेन रेगुलेटरी बॉडी ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। ये तो हमारा मेन इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी इंडस्ट्री इन इंडिया, कि कैसे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ इंडिया के अंदर। जैसे बिफोर इंडिपेंडेंस 1947 से पहले क्या था, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाज डोमिनेटेड बाय फॉरेन कंपनीज। यहाँ ब्रिटिशर्स का रूल था तो फॉरेन कंट्रीज ज्यादा डोमिनेट करती थी मार्केट के अंदर, तो यही मेन था पॉइंट। और उन मेजर जो कंपनीज डोमिनेट करती थी उनमें से 3 का नाम यहाँ दिया गया है, बुरोज वेलकम, आप इसका नाम याद रख सकते हो, बुरोज वेलकम, एक बूट्स है और एक बेयर्स है। ये 3 कंपनीज थी जो मेजरली मार्केट को डोमिनेट करा करती थी। अब इससे ये हुआ कि इंडिया इन कंपनीज पे ज्यादा डिपेंड कर गया। अब ये कंपनीज मेजर रूल कर रही है मार्केट में, तो इंडिया को मेडिसिन बाहर से इंपोर्ट करवानी पड़ रही थी, इसलिए इंडिया इन पे ज्यादा डिपेंड हो गया उस टाइम पर। फिर इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज स्टिल इंपोर्ट डिपेंडेंट फॉर मोस्ट ड्रग्स। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स थे जिनके लिए इंडिया खुद पे निर्भर रहा, उसने धीरे धीरे सीख लिया। बट उस टाइम पर भी कुछ ऐसे मेजर ड्रग्स थे जो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते थे, तो वो इंडिया उस टाइम पर भी मोस्ट ड्रग्स के लिए, वैसे ड्रग्स के लिए बाहर की कंट्रीज पर डिपेंड करता था और वो मेडिसिन इंपोर्ट करवाता था। उसके बाद क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। अब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की ग्रोथ कैसे हुई उसके बारे में बताया गया है कि 1954 के अंदर हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड ये कंपनी स्टेब्लिश की गई पिंपरी पुणे में। पुणे का एक डिस्ट्रिक्ट है पिंपरी, उसके अंदर इसको स्टेब्लिश किया गया। फिर 1956 के अंदर इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड IDPL को भी स्टेब्लिश किया गया। ये सब फार्मेसी के डेवलपमेंट के लिए ही हो रहा है। इनका मेन पर्पज यही था कि टू प्रमोट इंडिजीनियस प्रोडक्शन, कि एक हमारे इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा ड्रग्स का उसका प्रोडक्शन बढ़ा सके और उसकी ग्रोथ हो सके, इसके लिए ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, की उस टाइम पर जो रिक्वायर्ड मेडिसिन थी जिनकी शॉर्टेज थी इंडिया में, उनका प्रोडक्शन ज्यादा कर सके, इसलिए इनकी ये मेन ऑब्जेक्टिव था और वो इसीलिए स्टेब्लिश किए गए। अब इंडियन पेटेंट एक्ट आया 1970 के अंदर। ये मेजर एक्ट है, देखिए ये पेटेंट एक्ट आया ना 1970 के अंदर, ये एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी रूप से होता है ना उस टाइप का था ये। इसमें क्या हुआ कि द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 अबोलिश्ड प्रोडक्ट्स पेटेंट्स फॉर ड्रग्स। पहले ऐसा होता था कि कुछ कंपनीज होती थी तो वो ड्रग्स को पेटेंट करवा लेती थी, तो जैसे मान लो 20 साल के लिए पेटेंट करवा लिया, तो अब ऐसा होता था कि जो ड्रग पेटेंट हो चुका उसको दूसरी कंपनी नहीं बना सकती थी उस ड्रग के अलावा। तो इंडिया ने 1970 एक्ट निकाला और अबोलिश कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया पेटेंट ड्रग्स को। ऐसा कर दिया कि ये ड्रग दूसरी कंपनी भी बना सकती है, ओनली प्रोसेस पेटेंट्स वर अलाउड, कि सेम प्रोसेस नहीं होना चाहिए, अलग प्रोसेस से आप वो ड्रग बना सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ प्रोसेस को पेटेंट कर दिया। तो ये चीज हुई और इससे क्या हुआ कि बहुत सारा एक्सपोजर बढ़ गया, बहुत सारे लोग मार्केट में आए, कई मैन्युफैक्चरर्स आए, जेनरिक मेडिसिन बनना स्टार्ट हो गई और इंडिया के अंदर काफी लो कॉस्ट पर मेडिसिन अवेलेबल हो गई। ये बहुत रिवोल्यूशनरी एक्ट था, है ना। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इंडियन कंपनीज कुड मैन्युफैक्चर लो कॉस्ट जेनरिक मेडिसिन, कि इंडिया की कंपनीज को ऐसा मौका मिला, वो बना पाई और उन्होंने बनाया। रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की एकदम से रैपिड ग्रोथ हुई इस एक्ट की वजह से। अब प्रेजेंट स्टेटस क्या है ना, टुडे इंडिया इज नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड की फार्मेसी बोला जाता है इंडिया को, कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है इंडिया। इस टाइटल को अक्वायर किया है इंडिया ने इस ग्रोथ की वजह से। इंडिया क्या करता है, सप्लाईज करता है अफोर्डेबल मेडिसिन, बहुत ही कम रेट पे मेडिसिन, मोस्टली साउथ अफ्रीका इन कंट्रीज को करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ग्रोथ वगैरह ये ज्यादा होता रहता है, तो इसलिए
बाहर की कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है, वैक्सीन वगैरह देता है, जेनरिक ड्रग्स वगैरह ये सब एक्सपोर्ट करता है, इसलिए इसको फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। हेल्पफुल है काफी इंडिया इसलिए। इसका एग्जांपल है इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ जेनरिक मेडिसिन एंड वैक्सीन ग्लोबली। ऑल ओवर द वर्ल्ड जेनरिक मेडिसिन और वैक्सीन को लार्ज स्केल पे एक्सपोर्ट करता है इंडिया, है ना। फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया, अब देखते हैं कि इंडिया में फार्मेसी प्रैक्टिस का क्या स्टेटस है और क्या सीन है। अर्लियर सिनेरियो, पहले क्या था कि डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन वाज डन बाय फिजिशियन, हकीम्स और वेदा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो इंसान डायग्नोज कर रहा था वही इनको डिस्पेंस करता था, वही दवा बनाकर वही पेशेंट को देता था, अलग से कोई भी इंसान इस काम के लिए नहीं था। देयर वॉज नो लीगल कंट्रोल ओवर डिस्पेंसिंग, कोई लीगल कंट्रोल नहीं था डिस्पेंसिंग के ऊपर कि कोई भी दवाई दे देता था, ऐसा चलता था। आफ्टर फार्मेसी एक्ट 1948, जैसे 1948 के अंदर फार्मेसी एक्ट आया तो ये उससे ये हुआ कि जो सिर्फ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट थे, जो मतलब जिन्होंने अपनी फार्मेसी एजुकेशन कंप्लीट की है और पीसीआई काउंसिल द्वारा रजिस्टर्ड है, सिर्फ वो ही लीगली अलाउड थे डिस्पेंसिंग मेडिसिन यानी मेडिसिन देने के लिए और रन फार्मेसी स्टोर चलाने के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउ किया लीगली रूप से जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट थे। और जैसे आफ्टर 1948 डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स बिकम्स अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट। अब दवा लोगों को देना एक जिम्मेदारी बन गई थी, एक प्रोफेशनल जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि ये एक्ट पास होने के बाद सिर्फ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को अलाउ किया तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई थी कि सिर्फ क्वालिफाइड और ट्रेंड लोग ही इस काम को संभाले। इसके बाद हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस एरियाज, किन किन फार्मेसी एरियाज में प्रैक्टिस का क्या स्टेटस था, कैसे वो डेवलप हुए। ग्रेजुअली डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस डेवलप्ड, धीरे धीरे अलग अलग ब्रांचेस हुई फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए खुली। पहले सिर्फ फार्मेसी थी, अब हुई कम्युनिटी फार्मेसी, एक कम्युनिटी फार्मेसी अलग, हॉस्पिटल में फार्मेसीज खुल गई, क्लिनिकल फार्मेसीज हो गई, ऐसे ऐसे करके अलग अलग ब्रांचेस खुली और इससे ये डेवलप हुआ। करंट स्टेटस ये है कि क्लिनिकल फार्मेसी एंड पेशेंट काउंसलिंग आर स्टिल डेवलपिंग इन इंडिया, कि पेशेंट काउंसलिंग और क्लिनिकल फार्मेसी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फार्म डी कोर्स आने वाला है जिससे ये सारी डेवलपमेंट होने वाली है इंडिया में, वो अभी स्टिल डेवलपिंग स्टेज पे ही है। और इसके अलावा ग्रोथ इज स्लोअर कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज अभी डेवलप्ड हो चुकी है उनके मुकाबले हमारी ग्रोथ थोड़ी स्लो है, लेकिन हम धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं अपने स्तर पर, धीरे धीरे डेवलपमेंट कर रहे हैं ताकि और भी बेटर हो सके, बट कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग, है ना। और फ्यूचर फोकस, मतलब अब फ्यूचर गोल्स क्या है इंडिया के, कि पेशेंट ओरिएंटेड फार्मेसी प्रैक्टिस करनी है जिसमें पेशेंट को साथ रखकर प्रैक्टिस कर पाए, कि पेशेंट को देखकर ऐसे जैसे डॉक्टर वगैरह की होती है उस टाइप से, और रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, और बिल्कुल ही सही यूज ऑफ मेडिसिन का, कोई इरेगुलर इलीगल यूज ना हो। ये सब फ्यूचर गोल्स है हमारे फार्मेसी की फील्ड के लिए। अब क्विक एग्जाम समरी, देखिए हमने एक टेबल बनाई है जिसके अंदर सारे एक्ट्स उनके ईयर्स को समराइज करके लिख दिया है, उससे आपका रिवीजन आसान होगा, तो आप चाहे तो इसको रिवीजन के अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे 1932 के अंदर हमारा फार्मेसी एजुकेशन बाय एमएल शॉफ, जो फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने 1932 के अंदर फार्मेसी एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। 1940 के अंदर हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था। 1948 के अंदर फार्मेसी एक्ट आया जिससे फार्मेसी डेवलप हुई। 1950 के अंदर डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, ये तीनों कोर्स लॉन्च हुए एजुकेशन के लिए और एकेडमिक्स को और इम्प्रूव करने के लिए। 1970 में इंडियन पेटेंट एक्ट आया जो कि एक रिवोल्यूशनरी एक्ट था, और उससे ग्रोथ ऑफ जेनरिक मेडिसिन की काफी ग्रोथ हुई, नए नए मैन्युफैक्चरर्स आए और काफी एक्सपोजर मिला इंडिया के मार्केट को। इंडिया फिर ये सब चीजें हुई, इतना डेवलपमेंट हुआ, तो इन सब के बाद इंडिया को क्या कहा गया, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड की फार्मेसी ही इंडिया बन चुका है। ये टाइटल इंडिया ने एक्वायर किया, ये इंडिया को मिला। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रोफेशनल एसोसिएशंस इन फार्मेसी, कि फार्मेसी के अंदर कौन कौन से प्रोफेशनल एसोसिएशंस है उनके बारे में हम जानेंगे। प्रोफेशनल एसोसिएशंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन। एसोसिएशंस एक तरीके से फर्म्स होती है जो काम क्या करती है, रेगुलेशन का, डेवलपमेंट का एंड एडवांसमेंट, और बेटर कैसे कर सके फार्मेसी प्रोफेशन को इंडिया के अंदर, तो उस चीज के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशंस फार्मेसी के अंदर बनाई गई, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
देखिए पहला है हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई, जिसको 1948 में स्टेब्लिश किया गया था। जो मेन रेगुलेटरी बॉडी है ना, वो हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ही है। जो स्टैच्यूटरी बॉडी है, एकमात्र मेन बॉडी है, वो है हमारी पीसीआई, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। 1948 के एक्ट के अंदर ये बनी। इसके बाद फंक्शंस ऑफ पीसीआई है, रेगुलेट्स फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, फार्मेसी एजुकेशन और उसके प्रोफेशन को रेगुलेट करती है। प्रिस्क्राइब्स मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स फॉर, मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को प्रिस्क्राइब करने का काम कौन करता है, मतलब ये मिनिमम एजुकेशन के क्राइटेरिया सेट करता है पीसीआई किन किन के लिए, डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी डी फार्मा के लिए, डिग्री कोर्सेज बी फार्मा और एम फार्मा के लिए, और कंटिन्यूइंग एजुकेशन, और उसके आगे जो एजुकेशन आप रिसर्च में कंटिन्यू करना चाहते हो तो उस सब का क्राइटेरिया सेट करने वाला हमारा पीसीआई ही है ना, ये आपको ध्यान रखना है। मेंटेन्स ऑल सेंट्रल रजिस्टर्ड ऑफ फार्मासिस्ट, जितने भी फार्मासिस्ट होते हैं वो सब पीसीआई द्वारा ही रजिस्टर होते हैं। जब वो अपनी ट्रेनिंग और एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो ये ड्यूटी पीसीआई के पास ही होती है, जो वो उनको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए अप्रूव करता है, तो उसका काम करता है हमारा पीसीआई। पीसीआई इज द मेन रेगुलेटरी बॉडी ऑफ फार्मेसी एजुकेशन एंड प्रोफेशन इन इंडिया, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पता ही है। अब अगली है हमारी इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, आईपीए, 1939 में ये स्टेब्लिश हुई थी। The Indian Pharmaceutical Association (IPA) is a national professional organization of pharmacists. फार्मासिस्ट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई वो हमारी आईपीए है, जो कि एक नेशनल एसोसिएशन है। इसके फंक्शंस क्या क्या है, रिप्रेजेंट्स फार्मासिस्ट वर्किंग इन, फार्मासिस्ट को रिप्रेजेंट करती है कहाँ पर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, कम्युनिटी फार्मेसी में, हॉस्पिटल फार्मेसी में, और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो कि हमारे प्रोफेसर वगैरह होते हैं, इन सबको रिप्रेजेंट करती है। फार्मासिस्ट को मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद एक रजिस्टर्ड जो फार्मासिस्ट बन जाता है, उसके बाद उसका फ्यूचर के अंदर वो क्या करेगा और उसका जो भी आगे होने वाला है उसके ध्यान रखता है हमारा आईपीए, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, है ना। और प्रमोट्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट को ये बढ़ावा देती है, आपका डेवलपमेंट का जिम्मेदारी इनकी होती है। ऑर्गेनाइजेस सेमिनार्स करती है, ये कॉन्फ्रेंसेस करती है, वर्कशॉप्स लगाती है, ताकि जो अवेयरनेस है ना फार्मेसी को लेकर, फार्मेसी एजुकेशन और प्रोफेशन को लेकर, वो बढ़ा सके और लोगों को अवेयर कर सके कि ये प्रोफेशन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना वैल्यूएबल है और रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है। पब्लिशेस प्रोफेशनल जर्नल्स, प्रोफेशनल जर्नल भी रिलीज करता है फार्मेसी के डेवलपमेंट के लिए। इसका नोट है आईपीए वर्क्स फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, प्रोफेशनल जो ग्रोथ है फार्मासिस्ट के लिए और यूनिटी ऑफ फार्मेसीज, इनके इसके लिए वर्क करता है हमारा आईपीए, है ना। अब थर्ड जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है वो है हमारी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, आईपीसी। फार्माकोपिया मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा, डिटेल के अंदर इसका लेक्चर आने वाला है, तो हम इसके बारे में आगे देखेंगे। बट अभी आप देख लीजिए कि जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है वो स्टेब्लिश हुआ 1948 से 1948 के बीच में और बिकम एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी इन 2009। पहले ये गवर्नमेंट के अंडर पब्लिश हुआ, बट 2009 में ये भी पीसीआई और आईपीए की तरह एक रेगुलेटरी बॉडी बन गया, मतलब इंडिपेंडेंट हो गया अपने ऊपर, अब अपने डिसीजंस खुद लेता है, अपने सारे भी जो भी रूल्स रेगुलेशंस चलाने होते हैं वो खुद से चलाता है। अब इसके फंक्शंस क्या क्या है, प्रिपेयर्स एंड पब्लिशेस द इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करता है और उसी का सारा मैनेजमेंट ये ही करता है। अपडेट ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, जो भी ड्रग्स वगैरह होते हैं उसके क्वालिटी कंट्रोल और स्टैंडर्ड्स को सेट करने का काम भी यही करता है। इंश्योर्स क्वालिटी प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ, जो ड्रग की क्वालिटी, उसकी प्योरिटी, मतलब कितना प्योर है, कितना ठीक है, और उसकी स्ट्रेंथ यानी एफिकेसी, या एक तरीके से आप देख सकते हो कि कितना इफेक्टिव है ड्रग, कितना असरदार रहेगा, उन सबके चीजों को चेक करने का काम हमारा आईपीसी ही करता है। इंडियन फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल बुक ऑफ ड्रग्स स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि जो भी फार्माकोपिया के अंदर क्या क्या चीजें आती है, इस बुक के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है। तो अब आगे देखते हैं कि इन तीनों मेजर बॉडीज के अलावा अदर फार्मास्यूटिकल एसोसिएशंस कौन कौन सी है, अदर इंपॉर्टेंट फार्मेसी एसोसिएशन कौन कौन सी है। इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन IDMA रिप्रेजेंट द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसका डेवलपमेंट और मैनेजमेंट का काम IDMA देखता है। सपोर्ट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट का काम यही देखता है। फेडरेशन ऑफ फार्मेसी टीचर्स इन इंडिया,
जो टीचिंग लाइन में फार्मासिस्ट है उन सबकी ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम देखता है एफपीटीआई, फेडरेशन ऑफ फार्मेसी टीचर्स ऑफ इंडिया, नेशनल एकेडमिक्स बॉडी ऑफ फार्मेसी टीचर्स के लिए एसोसिएशन है। प्रमोट्स फार्मेसी एजुकेशन एंड रिसर्च, फार्मेसी एजुकेशन और फर्दर रिसर्च, जो भी आगे प्रोफेसर रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं उन सबका काम भी यही देखती है। अब एक आती है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, HPAI, जो हॉस्पिटल्स में फार्मेसीज होती है उनके अंदर जो फार्मासिस्ट से वर्क कर रहे होते हैं या प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उन सबके मैनेजमेंट का काम HPAI देखता है ना। रिप्रेजेंट फार्मासिस्ट वर्किंग इन हॉस्पिटल्स, वर्क फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विसेज, हॉस्पिटल में जो फार्मेसीज होती है उनको और बेटर कैसे बना सके उसके लिए काम करता है हमारा HPAI, है ना। अब इंपॉर्टेंट लाइंस एग्जाम के लिए हमने समराइज करके कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस बनाई है, ये एक तरीका का रिवीजन है, आप इसको पूरा पढ़कर अपना जो लेक्चर आज का है उसको रिवाइज कर सकते हो एक तरीके से, है ना। तो फार्मेसी इन इंडिया इवोल्व फ्रॉम ट्रेडिशनल आयुर्वेदा जो पहले चला करता था उससे आज की मॉडर्न फार्मेसी डेवलप हुई है, मॉडर्न साइंटिफिक फार्मेसी, है ना। फार्मेसी एजुकेशन स्टार्टेड विद प्रोफेसर ML शॉफ, ये मेन पॉइंट है, आपको याद रखना है कि एक इंसान थे, एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था प्रोफेसर ML शॉफ, जिन्होंने 1932 के अंदर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर फार्मेसी एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया और इनको फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लीगल रेगुलेशन वाज इंट्रोड्यूस थ्रू, लीगल रेगुलेशन कैसे इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद, एक तो एक्ट आया 1940, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले भी, कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया 1940 जिसने डेवलपमेंट में काफी मदद की, और एक फार्मेसी एक्ट 1948 में आया। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ग्रोथ एक्सेलरेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि किस तरीके से इंडिपेंडेंस के बाद में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई। एक तो हमारा HAL, इस एसोसिएशन ने हेल्प करी, और IDPL ने हेल्प करी, और जो मैंने आपको बताया था कि इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 जो एक रिवोल्यूशनरी एक्ट था, इसने भी काफी हेल्प करी। इंडिया इज नाउ अ ग्लोबल लीडर इन जेनरिक मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन में इंडिया एक ग्लोबल लीडर है क्योंकि ये एक मेजर पार्ट एक्सपोर्ट करता है दूसरी कंट्रीज को बहुत ही ग्लोबल लेवल पे। प्रोफेशनल बॉडी सच एज PCI, IPA, IPC, IDMA, ये सारी जो रेगुलेटरी बॉडीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, एजुकेशन जो सेक्टर है उसके अंदर। फार्मेसी का मेजर यहाँ फार्मेसी का बताया गया है कि फार्मेसी एजुकेशन, फार्मासिस्ट के प्रैक्टिस के लिए, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो भी रोल होता है, रेगुलेशन डेवलपमेंट का काम जो होता है वो ये सारी बॉडीज ही मैनेज करती है ना। तो आज का जो लेक्चर है आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है ना तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन का लेक्चर था, तो इसके आगे हम लोग अच्छे से, और हमारा जो मेन फार्मास्यूटिक्स के जो सब्जेक्ट के चैप्टर्स होने वाले हैं ना, ड्रग फॉर्मेशन इनके, उनके बारे में पढ़ेंगे हम आगे। तो ये लेक्चर आज का हमारा यहीं तक था, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर से लाइक करें, कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ ना आया हो तो आप हमारे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और कटारिया फार्मेसी के ऐप से जाकर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।